हाय एवरीवन, आई एम सीए रौनक जैन फ्रॉम wellsend.com। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनआरआई से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एंड उसके ऊपर होने वाला टैक्सेशन। सो दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो इन एनआरआई सीरीज़। हम आगे भी इस सीरीज़ में और वीडियोस रिलेटेड टू एनआरआई इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेशन जो ऐड करेंगे। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन वो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक एनआरआई फेस करता है, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमारे एनआरआई क्लाइंट्स ने हमको पूछे हैं। बट आई पर्सनली फील कि ये क्वेश्चंस ऑल द एनआरआईज अक्रॉस द ग्लोब फील करता होगा कि ये इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस दिस 5 important question which an NRI should be aware. So the very first question is, for mutual fund and share market investment, which account is better, NRE और NRO? एंड इसके साथ में ही और जोड़ा हुआ क्वेश्चन है उनका कि इसकी वजह से टैक्सेशन पे कोई इम्पैक्ट आता है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं एनआरओ एनआरई अकाउंट क्या है। एनआरओ अकाउंट वो अकाउंट है जो एक एनआरआई इंडिया में इनकम अर्न करता है, वो सारी एनआरओ अकाउंट में जाती है। एंड एनआरई अकाउंट वो अकाउंट है जो आउट ऑफ इंडिया में आपने कुछ भी अर्न किया है तो वो इनकम आप एनआरई अकाउंट में पार्क कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि एनआरओ में वही इनकम आएगी जो आपने इंडिया में अर्न की है, और एनआरई अकाउंट में वो इनकम आएगी जो आपने आउट ऑफ इंडिया से अर्न की है। सो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जब भी रिडम्पशन करते हैं या सेल करते हैं योर इन्वेस्टमेंट, सो दैट टाइम आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये फंड्स आप आउट ऑफ इंडिया लेकर जाएं, रिपैट्रिएट करें, या नहीं मुझे ये फंड्स इंडिया में ही रखने हैं, या फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लेकर जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस फंड्स का क्या करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप इसको फुल्ली रिपैट्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये इन्वेस्टमेंट एनआरई अकाउंट से करने चाहिए, और आपका थॉट ऐसा है कि नहीं ये फंड्स अभी इंडिया में ही रहने दो, शायद ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेकर जाएंगे, तो उस टाइम पर आप एनआरओ से कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक टैक्सेशन की बात है तो आप एनआरई अकाउंट से करिए इन्वेस्टमेंट या एनआरओ अकाउंट से करिए इन्वेस्टमेंट, इसका टैक्सेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आई होप इट इज़ क्लियर। आप एनआरई और एनआरओ में से कौन सा अकाउंट चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन रिपैट्रिएशन। आपको लेकर जाना है तो आप एनआरई में करिए, एनआरई से करिए, और आपको यहीं रखना है तो आप एनआरओ अकाउंट से करिए, और टैक्सेशन का इस अकाउंट से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा पूछी जाती है कि मैं एक एनआरआई हूँ, आप मेरा कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे। तो आंसर ऐसा है कि देर आर 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर, आईटीआर 1, 2, 3 एंड आईटीआर 7 तक हैं, ठीक है। एक एनआरआई को कैपिटल गेन्स हुए हैं या नहीं हुए हैं उसको आईटीआर 2 ही फाइल करना है। हाँ, किसी कंडीशन में ऐसा है केस कि एक एनआरआई ने बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में कोई इनकम अर्न की है इन इंडिया, सिर्फ उसी केस में आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। अदरवाइज आपको हर सिनेरियो में आईटीआर 2 ही फाइल करना है, आपको कैपिटल गेन्स हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। एक एनआरआई हमेशा आईटीआर 2 फाइल करेगा। हाँ, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की कोई इनकम हुई है इन इंडिया तो उसे आईटीआर 3 फाइल करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम एन एनआरआई एंड आई हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, but when I redeemed those mutual funds, there is a deduction of TDS. Is there any provision to avoid that TDS deduction? तो पहले ये एक बार बैकग्राउंड समझते हैं। हमेशा एक एनआरआई का TDS डिडक्शन होता है सेक्शन 195 में।
सो जब ये 195 सेक्शन लाया गया स्पेसिफिकली इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड रिडम्पशन, तो दैट वाज अ प्रिवेंटिव स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि क्या होगा अगर यू बीइंग एन एनआरआई आप ये रिडम्पशन करने के बाद में आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया। ऑल द एनआरआईज हु आर रिडीमिंग देयर म्यूचुअल फंड्स विल बी एलिजिबल एंड विल बी ऑब्लाइज्ड टू गेट टीडीएस डिडक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर एक एनआरआई ने आफ्टर रिडम्पशन रिटर्न फाइल नहीं किया तो वहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान होता है। लेकिन आपके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप अपना रिटर्न फाइल कर दो, अगर ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो उसे रिफ़ंड ले लो, उसका रिफ़ंड ले लो, और अगर टीडीएस जितना ज़रूरत था उतना ही पे हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, कम हुआ है तो एडिशनल टैक्स पे कर दो एंड रिटर्न फाइल करके आपका कंप्लायंस पूरा कर दो। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर कि आपकी कोई भी इनकम जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, एनआरआईज की ऑलमोस्ट सारी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होता है, किसी भी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप आईटीआर ज़रूर फाइल करें। बिकॉज अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है एंड आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो देर आर फेयर चांसेस कि आपको नोटिस आ सकता है। हो सकता है आज नहीं आए, 2 साल बाद 3 साल बाद कभी भी आपको इस चीज़ के लिए नोटिस आ सकता है कि आपने ये नॉन कंप्लायंस किया है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे आप टीडीएस को अवॉइड कर सको। इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर, सबको एप्लीकेबल है, मतलब सारे एनआरआईज को एप्लीकेबल है और आपको आईटीआर फाइल करके वो रिफंड ले लेना चाहिए। नाउ 4th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोगों को है कि जब ये टीडीएस डिडक्ट होता है तो गवर्नमेंट कंसिडर करती है क्या, या म्यूचुअल फंड एएमसीज कंसिडर करती हैं क्या कि 1 लाख तक तो एलटीसीजी इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ एग्जेम्प्टेड। तो इसका आंसर ऐसा है कि उनको नहीं मालूम है कि आपको 1 लाख तक का होने वाला है या नहीं होने वाला है एलटीसीजी। दिस इज़ अ ब्लैंकेट प्रोविज़न जहाँ पे कोई भी टाइप का रिडम्पशन हो, बी इट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड टीडीएस डिडक्ट होगा। आपको क्या करना है, आप रिटर्न फाइल कर लीजिए, कंप्लायंस का कंप्लायंस हो जाएगा, एडिशनल अगर टीडीएस पे हो गया है तो वो रिफंड आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे सोचेंगे कि अप टू 1 लाख तक तो मुझे एग्जेम्प्टेड ही है और भले टीडीएस डिडक्ट हुआ है मैं आईटीआर फाइल ना करूं, तो वैसा करने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि वो आपको पूरा रिफंड आने वाला है। सो इन माय ओपिनियन अगर ऐसा कुछ भी है, टीडीएस डिडक्शन हुए हैं और आपका एलटीसीजी इज अप टू 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा भी है या कम भी है, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप आईटीआर फाइल कर दें और रिफंड बनता है तो रिफंड ले लें। नाउ 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन फंड्स बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट्स फ्रॉम माई एनआरई अकाउंट टू माई रेजिडेंशियल सेविंग अकाउंट? अब ये क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बेसिक छोटा सा एक केस स्टडी बताती हूँ। हम बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो अभी रिसेंट क्या हुआ कि एक क्लाइंट का जब फाइनेंशियल प्लानिंग करके पूरा रेडी हुआ स्ट्रक्चर कि ऐसे ऐसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनका डाउट था कि अच्छा मेरा सारा फंड्स एनआरई अकाउंट में पड़ा है तो मैं उसको वहाँ से, मेरा रेजिडेंशियल सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ और फिर धीरे धीरे वहाँ से SIPs जाती रहेंगी और जो भी लमसम है वो भी वहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे बहुत सारे एनआरआई, एक मेजर चंक ऑफ एनआरआई कर रहे हैं वो है कि उन्होंने अब तक उनके सेविंग अकाउंट्स जब वो इंडिया में थे तो ओपन किए थे, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अभी तक उन्होंने जाके चेंज नहीं करवाया है। तो आप सबसे पहला काम तो करेंगे अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जाके इन्फॉर्म करिए बैंक को और आपके अकाउंट्स को कन्वर्ट करवाइए एनआरओ अकाउंट में। जो भी सेविंग अकाउंट आपने वहाँ जाने से पहले ओपन किए थे उनको अब आप कन्वर्ट करवाएंगे एनआरओ अकाउंट में। दूसरा चीज़,
जितने भी लोगों ने बिफोर गोइंग टू अदर कंट्री म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो उनको भी ये एप्लीकेबल है कि आप म्यूचुअल फंड्स में भी अपना रेजिडेंशियल स्टेटस इन्फॉर्म करेंगे कि अब से आप एनआरआई हैं, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें फेमा में कवर होती हैं और इस नॉन कंप्लायंसेस के पेनल प्रोविजंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। तो अगर ये कभी भी नोटिस हुआ कि आपने ये दोनों जगह पे नॉन कंप्लायंस किया है और आपने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस उनको इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ये पेनल प्रोविजंस आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम इंडिया विजिट करें, पहला काम अपना जो भी सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज करवाइए जाके और उनको एनआरओ में कन्वर्ट करवाइए। फिर हमारे क्लाइंट ने उसे एनआरओ में कन्वर्ट किया, फिर एनआरई से एनआरओ में ट्रांसफ़र किए फंड्स और फिर वहाँ से उनका जो भी इन्वेस्टमेंट था वो चालू हुआ। आई होप दिस सेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू एनआरआई इन्वेस्टमेंट, बीट म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड टैक्सेशन, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी हमें लिख सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।